हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है और पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, मेन पॉइंट लिखे हुए हैं। कुछ पूरा क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पूरा क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आप अपने आप से बुक की हेल्प ले सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये ए इज इक्वल टू सेट ऑफ आर पॉइंट इन द प्लेन, यानी एक ही प्लेन में, प्लेन मतलब होता है 2 डायमेंशनल। आपका 2 डायमेंशनल कोई भी हो जाए, एक्स वाई हो जाए, वाई जेड हो जाए, जेड एक्स कोई भी ले लिया जाए तो वो प्लेन में आता है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन में कोई एक प्लेन, उसमें सेट ऑफ आर पॉइंट जो है वो ए है। आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी डिस्टेंस जो आपकी डिफाइन की गई है पी पॉइंट की ऑरिजिन से और क्यू पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है और उसको उन्होंने लिखा है पी कॉमा क्यू। इसको आपको प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। तो ये रिलेशन कैसा प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना, वो क्या ले लीजिए या नीचे आप डिस्क्रिप्शन में उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर आर को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करें तो आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू सच दैट ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू कॉमा वेयर ओ बी द ऑरिजिन। क्लियर? तो ये रिलेशन ये लिखे या ये लिखे, बात की यहाँ पर उन्होंने थ्योरेटिकल लिखा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन। तो मैंने उसको क्या किया, पी क्यू सच दैट ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू वेयर ओ बी द ऑरिजिन। हम लोग क्या मान लिया, ऑरिजिन मान लिया, डिस्टेंस निकाल दिया। अब इसको प्रूव करना है आपको इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, लेट P बिलोंग्स टू A, क्योंकि यहाँ पे सेट ये और कैपिटल जो पॉइंट है वो कैपिटल P से लिया गया। और यहाँ पे दूसरा एक और पॉइंट आता है, पुट करेंगे हम लोग Q इज इक्वल टू P। तो जो Q इज इक्वल टू P पुट करेंगे वो इस डेफिनेशन में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, OP इज इक्वल टू OP। OP इक्वल टू क्या हो गया, OP। और ये तो आप सीधी सी बात है, डिस्टेंस इक्वल होगी किसी एक ही पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस हम 10 टाइम फाइंड करें, बात तो एक ही आएगी। तो सो दैट P कॉमा P belongs to R implies that R is reflexive। ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, R is reflexive। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या करना है, let P कॉमा Q belongs to A। तो यहां से आपको क्या लेके चलना है, P कॉमा Q belongs to R implies that Q कॉमा P belongs to R। ये प्रूव करना है। इसको बॉक्स में बंद कर लिया। इधर देखिएगा, टेकिंग P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, ये क्या एम्प्लाइज करेगा, OP इज इक्वल टू OQ। P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, इट मीन्स क्या हो गया, OP इज इक्वल टू OQ। यहां दिखाया। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा, तो ये भी लिख सकते हैं, OQ इज इक्वल टू OP भी राइट कर सकते हैं। जब OQ इज इक्वल टू OP राइट कर लेंगे तो यहां से मिल जाएगा Q कॉमा P बिलोंग्स टू R सो दैट R इज सिमेट्रिक, सो दैट R इज सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन है आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। बहुत इजी मेथड से मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। मैंने यहां पे हेडिंग डाल दिया ट्रांजिटिव, लेट P कॉमा Q कॉमा S बिलोंग्स टू A। अब दोस्तों यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे R क्यों नहीं लिया, R मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि R हमारा किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे R नहीं लिया। थोड़ा डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे क्या ले लिया, S। तो अब क्या मिलेगा, P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा S बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट P कॉमा S बिलोंग्स टू R। ये आपको एक रिजल्ट मैंने बना दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो टेकिंग P कॉमा Q belongs to R implies that OP is equal to OQ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड Q कॉमा S belongs to R implies that जब Q कॉमा S belongs to R करेगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे OQ is equal to OS, इक्वेशन नंबर सेकेंड। P कॉमा Q तो OP is equal to OQ हो गया, QS है तो OQ equal to क्या हो जाएगा, OS। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दोनों कंबाइन करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा OP इज इक्वल टू OS, सो दैट P कॉमा S बिलोंग्स टू R। जब P कॉमा S बिलोंग्स टू R हो गया तो रिजल्ट क्या मिलेगा, R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव, जैसे R ट्रांजिटिव हो गया, सो दैट R इज इक्वी वैलेंस रिलेशन। R क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। अब जो आपको ये जो पॉइंट दिया गया हम लोग इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिस्कस करने से पहले आपने 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन में एक डेफिनेशन पढ़ी है, सर्किल की, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन दिस प्लेन इज कॉल्ड सर्किल। तो जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट एक प्लेन में है और उसी प्लेन में एक पॉइंट है और उस पॉइंट से सभी जो पॉइंट है वो क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो जाएंगे, तो वो जो सेट क्या बनेगा, सर्किल। ये डेफिनेशन हमने 11th में पढ़ी, वही डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P डज नॉट इक्वल टू 0,0, यानी यहाँ पे जो पॉइंट P है वो 0,0 पॉसिबल नहीं है। इस सर्किल पासिंग थ्रू P ऑरिजिन विथ ऑरिजिन एज सेंटर, ठीक, ऑरिजिन क्या है, सेंटर। तो इसको इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां देखिएगा, सिंस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, इंप्लाइज दैट ऑल पॉइंट्स हैव सेम डिस्टेंस विथ द ऑरिजिन। इसमें बस थोड़ा सा लिखना है, ऑल पॉइंट्स हैव द सेम डिस्टेंस विथ ऑरिजिन, सभी पॉइंट्स क्या ऑरिजिन से सेम डिस्टेंस कंटेन करते हैं, सेम डिस्टेंस आ रहा है, तो यहां पे क्या अप्लाई करेगा, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पासिंग थ्रू P इज सर्किल, और जो आपका सर्किल है उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑरिजिन एज सेंटर, और उसका क्या ऑरिजिन क्या हो जाएगा, सेंटर। बस ये हो गया, इसमें इतना ही आपको लिखना था। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको 11th क्लास से सर्किल डेफिनेशन क्लियर होगी कॉनिक सेक्शन में, जो आपको बताई गई थी, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन दिस प्लेन इज कॉल्ड सर्किल। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P, तो P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है, यानी उसका मतलब क्या हुआ, वो सभी कहां से डिस्टेंस फिक्स इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, ऑरिजिन से। जब ऑरिजिन से सभी डिस्टेंस इक्वल रखते हैं और वो पॉइंट जब P से पास होंगे, हम लोग पासिंग थ्रू P करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा, और उसका और सेंटर क्या हो जाएगा, ऑरिजिन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 11 मैंने बता दिया। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पे लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो सेट ये है, सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, रिलेशन डिफाइंड किया गया है, R इज इक्वल टू P1, P2, R इज इक्वल टू P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides, or what is the element in A related to the right angle triangle with sides 3, 4 and 5। तो जो यहाँ पे इक्विवेलेंस जो यहाँ पे रिलेशन डिफाइंड किया गया, इसको हमें क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे हम लोग। इसको क्या प्रूव करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे, और इस पे ये और साथ में इसका पार्ट दिया गया, हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस के लिए बात क्या करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव इसमें क्या आएगा, लेट यहां P1 P2 आ रहा तो हम लोग पॉइंट P1 P2 ही लेके चलेंगे, लेट P1 बिलोंग्स टू A, पुट P2 इज इक्वल टू P1। ये आपको कंडीशन अब याद हो गई होगी कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, P2 इज इक्वल टू P1। तो जब वहां पर हम लोग पुट करेंगे, इस डेफिनेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो P1 एंड P1 यानी एक ही पॉलीगन है, P1 P1 सेम पॉलीगन है, तो नंबर ऑफ साइड क्या होगा, सेम होगा। सो दैट P1, P1 belongs to R implies that R is
रिफ्लेक्स, ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है आपकी सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या रहेगा, लेट P1, P2 बिलोंग्स टू ए, तो यहां से मिलेगा P1, P2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट P2, P1 बिलोंग्स टू R। ये आपको चेक करना है, क्लियर। तो देखिए आपकी जब P1, P2 बिलोंग्स टू R ये लेके चलेंगे, ये इंप्लाइज करेगा P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। जब सेम नंबर ऑफ साइड्स है P1, P2 में, तो इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ये इंप्लाइज क्या करेगा, P2, P1 बिलोंग्स टू R। जब ये P2, P1 बिलोंग्स टू R हो गया तो ये इंप्लाइज करेगा R इज सिमेट्रिक। ये क्या इंप्लाइज करेगा, R इज सिमेट्रिक। तो ये जो रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम लोग इसको प्रूव करने जा रहे हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में लेट P1, P2, P3 बिलोंग्स टू A। थ्री आपने पॉलीगन ले लिए, तो यहां से आपको मिलेगा P1, P2 बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 belongs to R implies that P1, P2 P3 belongs to R। क्लियर। तो ये तो आपका रिजल्ट बन गया। तो टेकिंग क्या लेके चलना आपको, टेकिंग P1, P2 belongs to R implies that P1 and P2 have same number of sides and P2, P3 belongs to R implies that P2 and P3 have same number of sides। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट और ये मान लिया आपने सेकेंड। तो यहां से देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जब फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करेंगे तो P1 और P2 में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है, P2 एंड P3 में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है। तो दोनों में जब P1 P2 में इक्वल है और P2 P3 में इक्वल है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इंप्लाइज दैट P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो जब P1 एंड P3 में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है तो क्या मिलेगा, P1, P3 बिलोंग्स टू R। तो P1 P3 बिलोंग्स टू R हो गया, तो इंप्लाइज दैट R इज क्या मिल गया आपको, R कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। जब R ट्रांजिटिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हम लोग प्रूव कर चुके हैं जस्ट इससे पहले। तो क्या मिलेगा, सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब जो ये चीज दी गई इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ गया व्हाट इज द सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे जो साइड्स का उन्होंने मेजरमेंट दे दिया 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया। ये कुछ नहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है और कुछ नहीं, केवल हमें मतलब किससे है, ट्रायंगल वर्ड से मतलब है। इसका दूसरा सेंस अगर हम लोग बात करें तो इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी पॉलीगन से। तो पॉलीगन्स में क्या आते हैं आपके, ट्रायंगल भी सभी 8 ट्रायंगल आएंगे, ऑल क्वाड्रिलेटरल, ऑल पेंटागन, ऑल हेक्सागन, रेगुलर, इरेगुलर, सभी पॉलीगन्स उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, तो इसमें आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल हो या ओनली ट्रायंगल हो, सभी में साइड कितनी होगी, 3 होगी। तो ये चीज मैंने इसीलिए बताई कि ना तो ना राइट एंगल से मतलब है, ना हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना 3, 4, 5 से मतलब है, मतलब किससे है, ओनली ट्रायंगल से, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ साइड्स की बात हो रही है।
उसके काइंड की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ साइड्स की बात हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे कितनी साइड है? 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू द ट्रायंगल। हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लिख रहे हैं, ओनली क्या लिख रहे हैं? ट्रायंगल रिलेटेड टू द ट्रायंगल। तो कौन कौन से एलिमेंट ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे? विच हैज 3 साइड्स। उसमें साइड कितनी हो? 3 हो। सो दैट सेट ऑफ आर ट्रायंगल in A, set of R triangle in A related to the right angle triangle। क्लियर? तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की जगह इक्विलैटरल ट्रायंगल कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा? सेट ऑफ आर ट्रायंगल ही मिलेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स की बात की है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बता दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड पे लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, और आप इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप वो केयर ले सकते हैं। एल इज इक्वल टू सेट ऑफ आर लाइन इन एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइनें हैं 2 डायमेंशनल में, उनको सभी को सेट बना दिया, उससे रिप्रेजेंट, उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? एल से। रिलेशन आर डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2, यानी कि जो रिलेशन डिफाइंड किया है वो पैरेलल लाइनों पर डिफाइंड किया गया, और इसको शो करना है सो दैट R is an equivalence relation। आपको प्रूव करना R is an equivalence relation। और इसमें एक और दिया गया, फाइंड द सेट ऑफ all lines related to the line y is equal to 2x plus 4। तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है हम लोगों को? रिफ्लेक्शन। तो देखिए रिफ्लेक्शन में क्या मिलेगा? रिफ्लेक्सिव लेट L1 belongs to L, क्योंकि यहाँ पे सेट क्या है? L है, और जो पॉइंट लिए गए वो L1 L2, तो यहाँ पे भी हम क्या लेके चलेंगे? L1 belongs to किसमें? सेट L में, और उसके बाद पुट करेंगे L2 is equal to L1। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? L1 पैरेलल टू L1, और ये आपका ट्रू है, क्योंकि ये हालांकि L1 पैरेलल टू L1 कोई लाइन अपने आप की पैरेलल नहीं होती है, लेकिन वो कॉन्साइड होती है। 2 लाइन एक ही लाइन है, तो उसी के ऊपर जाएगी तो कॉन्साइड होगी। जब वो कॉन्साइड होगी तो उसको पैरेलल की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो यहां से मिल जाएगा, ये ट्रू हो गया। तो सो दैट L1, L1 belongs to R, so that R is रिफ्लेक्सिव। R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। यहां पे दिखा दो इसको ट्रू। क्लियर? ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या है? लेट L1, L2 belongs to L। यहाँ पे L1, L2 belongs to R implies that L2, L1 belongs to R। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? तो यहां से देखिएगा L1, L2 belongs to R implies that L1 पैरेलल L2। यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पे मैंने सिंबल लगा दिया। क्या लगा दिया? पैरेलल का सिंबल ले लिया। तो L1 पैरेलल टू L2 है, तो ये इंप्लाइज क्या करेगा? L2 पैरेलल L1। पॉसिबल है, 2 लाइनें आपने ड्रॉ की, ये L1 और ये L2, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। क्लियर? तो जब L2 पैरेलल L1 है तो ये इंप्लाइज क्या करेगा? L2, L1 belongs to R। जब ये R में बिलोंग कर गया तो रिजल्ट क्या मिला यहाँ पे? सो दैट R is सिमेट्रिक। जो रिलेशन है वो क्या हो गया? आपका सिमेट्रिक हो गया। अब आपको इसको क्या प्रूव करना है? ट्रांजिटिव प्रूव करना। देखिएगा इसको, ट्रांजिटिव में क्या करना है? लेट L1, L2, L3 belongs to L। L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R implies that L1, L3 belongs to R। ये आपको प्रूव करना है। ठीक, देखें तो टेकिंग में आ जाएगा L1, L2 belongs to R। ये इंप्लाइज क्या करेगा? L1 पैरेलल टू L2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड
L2, L3 belongs to R implies that L2 parallel L3 equation number second from first and second from फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से देखिएगा L1 L2 के पैरेलल और L2 किसके पैरेलल है L3 के। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा L1 पैरेलल L3 इम्प्लाइज दैट L1 L3 belongs to R so that R is ट्रांजिटिव। ये रिलेशन कैसा हो गया ट्रांजिटिव हो गया। जब भी ट्रांजिटिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा सो दैट R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. क्लियर। तो ये इक्विवेलेंस तो प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के लिए हमें क्या फाइंड करना है इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल लाइंस। क्लियर। तो देखिएगा इसको हेडिंग तो यही रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपने 10th क्लास में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 10th क्लास में हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे आपको कहीं दिया गया a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसमें क्या मिलता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। और सेकंड होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये लाइनें कैसी हो जाती हैं कॉन्साइड हो जाती हैं। और एक कंडीशन आती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसकी होती है पैरेलल लाइन की होती है जिसमें आपका सॉल्यूशन नहीं मिलता है इनकंसिस्टेंट होता है सिस्टम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखिएगा सेट ऑफ all lines related set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4 implies that यहां पे क्या मिलेगा set of all lines are parallel to the line y is equal to 2x plus 4। यानी कि इस लाइन से रिलेटेड लाइनों का सेट फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा इस लाइन के पैरेलल जितने भी लाइन है उन सभी का सेट बनाना पड़ेगा। तो पैरेलल के लिए हम लोग कंडीशन कौन सी अप्लाई करेंगे ये वाली a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सेट ऑफ ऑल लाइंस इज क्या सेट बनेगा y b1 अपॉन b2 यानी कि जो y का कोफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ y यहाँ भी y लगा दिया। a1 अपॉन a2 वहां पे जो इक्वेशन होता है ये होता था आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वहां पे ये इक्वेशन होता है। यहाँ पे इक्वेशन क्या है इस फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो b1 है b2 है वो किसके कोफिशिएंट है y के a1 a2 x के और c1 c2 कांस्टेंट टर्म। क्लियर। तो यहाँ पे b1 अपॉन b2 है तो y कोफिशिएंट क्या रखा इक्वल रखा आपस में। और यहां से क्या रहेगा इनका रेशियो किससे इक्वल रहेगा a1 अपॉन a2 यानी x को कोफिशिएंट भी क्या रहेंगे इक्वल ही रहेगा। y इक्वल टू क्या कर लिया 2x। और ये c1 c2 इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट टर्म आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे k और यहां दिखाएंगे वेयर k सम कांस्टेंट या सम कांस्टेंट। ठीक है सम कांस्टेंट या रियल नंबर भी कर सकते हैं वेयर सम कांस्टेंट। क्लियर। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 था मैंने सॉल्व किया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये जो इस लाइन के रिलेटेड सेट फाइंड करना था वो ये आ गया सेट ऑफ ऑल लाइंस इज y इक्वल टू 2x प्लस k। यानी इस लाइन के पैरेलल जितने भी सेट बनेंगे वो ये बनेंगे। k क्या है सम रियल नंबर जिसमें 0 भी पॉसिबल है 4 भी पॉसिबल है सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा कुछ है नहीं जो पॉसिबल ना हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही है। हमारा ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।